आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो किसी भी सरकारी कर्मचारी की सच कहूं तो नींद उड़ा सकती है। हाँ। एक शख्स है शमशेर बहादुर, अपनी नौकरी पर जाते हैं और एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिलती है, आपकी सेवा समाप्त की जाती है। और वजह? वजह 1.5 साल पहले भरा गया 2000 रुपए का एक छोटा सा जुर्माना। बस। हाँ, तो सवाल यही है कि मामला खत्म करने के लिए दी गई एक मामूली रकम किसी का करियर खत्म करने का हथियार कैसे बन गई? ये सवाल ही असल में पटना हाईकोर्ट के खालिया फैसले के केंद्र में है। हमारे सामने क्रिमिनल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 2571 ऑफ 2025 का पूरा जजमेंट है। अच्छा। और ये मामला बिहार के वो जो बहुचर्चित शराबबंदी कानून है, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, उससे जुड़ा हुआ है। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा एक मामूली सा फैसला किसी की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जजमेंट की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शमशेर बहादुर ने वो 2000 रुपए क्यों भरे, उनके विभाग ने उसे जुर्म कबूल करना क्यों मान लिया, और फिर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को शुरू से सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 25 मार्च 2021 को। जी। शमशेर बहादुर, जो बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में स्पेशल सर्वे अमीन थे। हाँ, तो उन्हें और उनके एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आरोप था कि वो नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे। ओके। उन पर बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट की धारा 37B और C के तहत केस दर्ज हुआ। सीधे शब्दों में कहे तो किसी सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप। बिल्कुल। यहाँ तक तो ये एक आम गिरफ्तारी लगती है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस केस को असाधारण बना देता है। और वो था उनका फैसला जुर्माना भरने का। उन्होंने मधेपुरा की एक्साइज कोर्ट में एक अर्जी दी। लेकिन उस अर्जी में जो लिखा था वो बड़ा अजीब है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। अच्छा, ये उन्होंने लिखा? हाँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो 2000 रुपए फाइन जमा कर मुकदमे को समाप्त कराना चाहता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर शमशेर बहादुर वाकई निर्दोष थे तो उन्होंने जुर्माना भरने की पेशकश की ही क्यों? कोई भी आम आदमी तो यही सोचेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। और यही आप देखिए इस पूरे मामले की जड़ है। अच्छा। इसे कहते हैं लिटिगेशन हैसल से बचना, मतलब मुकदमेबाजी की झंझट से बचने की मानसिकता। मतलब आप सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी जिसके पास शायद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का ना तो समय है ना ही अनुभव। सही बात है। उसे लगता है कि अगर 2000 रुपए देकर ये मामला यहीं रफा दफा हो सकता है तो महीनों या सालों तक पेशी पर जाने से तो यही बेहतर है। उसके लिए ये एक प्रैक्टिकल फैसला था, एक शॉर्टकट। मतलब कौन इतनी लंबी लड़ाई लड़ेगा, पैसे दो और जान छुड़ाओ वाली सोच। बिल्कुल। और अदालत ने भी उनकी बात मान ली। 22 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने आदेश दिया कि 2000 रुपए का जुर्माना भरें या ना भरने पर 1 महीने की जेल। तो उन्होंने भर दिया होगा। उन्होंने तुरंत जुर्माना भर दिया और केस बंद हो गया। शमशेर बहादुर ने सोचा होगा चलो एक बला टली। लेकिन असल बला तो अब आने वाली थी। वो 2000 रुपए की रसीद वो उनकी नौकरी के लिए एक डेथ वारंट बन गई। यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। ठीक 1 साल बाद 25 अप्रैल 2023 को भूमि अभिलेख और माप निदेशक का एक आदेश आता है। 1 साल बाद? जी, 1 साल बाद। और उस आदेश में शमशेर बहादुर की नौकरी समाप्त कर दी जाती है। और वजह क्या बताई जाती है? वजह ये कि जुर्माना जमा करने का मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। देखिए, कानूनी नजरिए से जब कोई जुर्माना भरता है तो क्या वो सीधे सीधे जुर्म कबूल कर रहा होता है, या वो बस ये कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इस आरोप को चुनौती नहीं दे रहा हूँ? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। होना तो चाहिए। बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन प्रशासनिक विभाग की नजर में ये फर्क अक्सर मिट जाता है। देखिए, कानूनी तौर पर इसे नो कॉन्टेस्ट प्ली जैसा समझा जा सकता है, जिसका मतलब है कि मैं आरोप से लड़ नहीं रहा। लेकिन एक सरकारी विभाग के लिए, जहां कंडक्ट रूल्स और नैतिक मापदंड बहुत सख्त होते हैं, नो कॉन्टेस्ट कहना और हाँ मैंने ये किया कहना, वो एक ही बात हो जाती है। ओहो। उनके लिए ये एक दाग है। यहीं पर शमशेर बहादुर फंस गए। उन्होंने सोचा कि वो केस खत्म कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने सर्विस रिकॉर्ड पर एक अपराध की स्वीकृति का ठप्पा लगवा रहे थे। और जब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की होगी तो वो भी खारिज हो गई। तो वो भी खारिज कर दी गई? जी, उनकी अपील 13 नवंबर 2023 को खारिज कर दी गई थी। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो पटना हाई कोर्ट पहुंचे होंगे। जी। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब विभाग ने मान लिया कि जुर्माना भरा, तो मतलब गलती मान ली। जाहिर है शमशेर बहादुर के वकील को हाई कोर्ट में इसी धारणा को तोड़ना था। उन्होंने अपनी दलील की शुरुआत कहाँ से की होगी? उनके वकील ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने सीधे सीधे 2 बुनियादों पर हमला किया। पहली थी प्रक्रियात्मक चूक, यानी प्रोसीजरल एरर। अच्छा। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जुर्माना भरने की जो पूरी प्रक्रिया हुई वो ही गैरकानूनी थी। प्रक्रियात्मक चूक मतलब कोई फॉर्म वगैरह भरने में गलती? क्या ये इतनी बड़ी बात हो सकती है कि किसी का करियर बच जाए? सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन कानून में प्रक्रिया ही न्याय की आत्मा होती है। अच्छा। वकील ने दलील दी कि बिहार एक्साइज रूल्स 2021 के नियम 18 में जुर्म कबूल करने की एक बहुत स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। इसके तहत आरोपी को फॉर्म VI-A में एक लिखित बयान देना होता है, जो कि एक तरह का आधिकारिक कबूलनामा है, ताकि ये पक्का हो कि वो अपनी मर्जी से जुर्म मान रहा है। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि किसी से जोर जबरदस्ती जुर्म न कबूलवाया जा सके। सही है। और इसके बाद अदालत को फॉर्म V7 के फॉर्मेट में अपना आदेश लिखना होता है। ये उस कबूलनामे पर एक कानूनी मोहर लगाता है। अच्छा। उस आदेश में साफ साफ लिखा जाता है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए उसे ये सजा दी जा रही है। और शमशेर के केस में? वकील ने कोर्ट को बताया कि शमशेर बहादुर के केस में ये दोनों ही कदम गायब थे। न उनसे फॉर्म VI-A भरवाया गया, न ही कोर्ट का आदेश फॉर्म V7 के फॉर्मेट में था। ओह, तो निचली अदालत ने बस उनकी अर्जी के आधार पर जुर्माना लगा के केस बंद कर दिया, बिना तय प्रक्रिया का पालन किए। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चूक थी। क्यों? क्योंकि शमशेर की अर्जी में पहली लाइन ये थी कि आवेदक निर्दोष है। अगर कोई खुद को निर्दोष बता रहा है तो अदालत उसे दोषी कैसे मान सकती है, वो भी बिना तय प्रक्रिया का पालन किए। प्रक्रिया की ये चूक तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन क्या सिर्फ एक फॉर्म न भरने से पूरा केस खारिज हो सकता है? मतलब अभियोजन पक्ष ये कह सकता था कि ये तो बस एक क्लर्क की गलती है, असल मुद्दा तो शराब पीने का है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसीलिए वकील सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं रुके। तो उन्होंने और क्या किया? उन्होंने केस की बुनियाद यानी सबूतों पर ही सीधा हमला किया। ये उनकी दूसरी और शायद सबसे मजबूत दलील थी। सबूत? उन्होंने पूछा कि पुलिस ने शमशेर बहादुर को नशे में होने के आरोप में गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इसका सबूत क्या है? हाँ, सबूत तो चाहिए। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ होगा। यही तो बात है। जजमेंट के अनुसार वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय न तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, नहीं किया, और न ही मेडिकल जांच के लिए खून या यूरिन का सैंपल लिया गया। तो फिर किस आधार पर उन्हें नशे में माना गया? सिर्फ देखकर? बिल्कुल, डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी वो सिर्फ बाहरी अवलोकन पर आधारित थी। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं, सांस से शराब की गंध आ रही थी और मरीज का तालमेल ठीक नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट के अंत में डॉक्टर ने इसे सिर्फ शराब के सेवन का संदिग्ध मामला बताया था, कोई पक्की राय नहीं दी थी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पुलिस किसी पर चोरी का आरोप लगाती है क्योंकि वो घटनास्थल के पास संदिग्ध लग रहा था, लेकिन न तो उसके पास चोरी का सामान मिला, न उसकी उंगलियों के निशान मिले, न ही कोई गवाह है। डॉक्टर की रिपोर्ट भी कुछ वैसी ही थी। आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। उसने बस लक्षण बताए, सबूत नहीं दिया। सही। और इसी बात को मजबूत करने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 1971 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया, बच्चू भाई हसन अली करयानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये तो बहुत पुराना केस है। हाँ, ये एक लैंडमार्क केस है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले ये साफ कर दिया था कि सिर्फ शराब की गंध आने, लड़खड़ा कर चलने या बातें साफ ना होने के आधार पर किसी को शराबी नहीं माना जा सकता। तो फिर क्या चाहिए? ये साबित करने के लिए कि किसी ने वाकई शराब पी है और वो नशे में है, खून या यूरिन टेस्ट जैसे वैज्ञानिक सबूत जरूरी हैं। तो इन सब दलीलों के बाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरुण कुमार झा ने क्या फैसला सुनाया? क्या उन्होंने इन दलीलों को मजबूत माना? उन्होंने इन दलीलों को न सिर्फ मजबूत माना बल्कि पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। फैसले में उन्होंने साफ लिखा कि निचली अदालत ने कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कानून के एक स्थापित सिद्धांत का जिक्र किया कि अगर किसी काम को करने का एक तरीका बताया गया है तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए, वरना नहीं। और यहाँ तरीका था फॉर्म VI और VI का इस्तेमाल। जो नहीं किया गया, कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है
जिससे ये पता चले कि याचिकाकर्ता ने कभी अपना जुर्म कबूल किया था। यानी प्रक्रिया का पालन न करना ही अपने आप में एक घातक गलती थी। बिल्कुल। और फिर कोर्ट सबूतों के मुद्दे पर आया। उन्होंने माना कि बिना किसी ब्रेथ एनालाइजर, ब्लड या यूरिन टेस्ट के सिर्फ शक की बिना पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। सरासर दुरुपयोग। कोर्ट ने साफ कहा कि आप सिर्फ शक के आधार पर किसी पर केस नहीं चला सकते। ब्रेथ एनालाइजर नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं, यूरिन टेस्ट नहीं, तो फिर केस किस बात का? ये तो कानून का मजाक बनाने जैसा है। तो अंतिम निर्णय क्या रहा? केस रद्द कर दिया गया। हाँ, इन दो मजबूत आधारों पर, यानी प्रक्रियात्मक चूक और सबूतों की कमी, पटना हाई कोर्ट ने शमशेर बहादुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। तो उनके ऊपर लगा आपराधिक मामला पूरी तरह से खत्म हो गया। जी बिल्कुल खत्म। ये तो शमशेर बहादुर के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन इसका मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, है ना? जी। इस फैसले का असर तो और भी व्यापक होना चाहिए। बिल्कुल, और यही इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाई कोर्ट सिर्फ इस एक केस को रद्द करके नहीं रुका। अच्छा। जस्टिस झा ने इस मामले को एक अवसर के रूप में देखा ताकि सिस्टम में सुधार किया जा सके। उन्होंने अपने आदेश में बिहार की सभी निचली अदालतों को ये निर्देश दिया। सभी निचली अदालतों को? जी, उन्हें निर्देश दिया कि वे एक्साइज एक्ट के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया, खासकर फॉर्म VIA और फॉर्म V7 का सख्ती से पालन करें। वाह, ये तो पूरे सिस्टम के लिए एक निर्देश है। मतलब भविष्य में कोई और शमशेर बहादुर इस तरह प्रक्रियात्मक चूक का शिकार न हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस आदेश की कॉपी बिहार जुडिशियल एकेडमी को भी भेजी जाए। वो क्यों? इसका मकसद है कि न्यायिक अधिकारियों यानी जजों को इस बारे में सही ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि उन्हें इन नियमों के महत्व का पता हो और वे ऐसी गलतियां ना दोहराएं। यानी एक केस ने पूरे सिस्टम में सुधार की एक लहर पैदा कर दी। ये दिखाता है कि कैसे एक आम आदमी का मामला भी पूरे न्याय तंत्र के लिए एक सबक बन सकता है, अगर उसे सही तरीके से पेश किया जाए। सही कहा आपने। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ बहुत साफ सबक मिलते हैं। हाँ, पहला सबक तो यही है कि कानून की दुनिया में मामला रफा दफा करने जैसा कुछ नहीं होता। 2000 रुपए का जुर्माना देना जुर्म कबूल करने का एक दस्तावेज बन सकता है, जिसकी कीमत आपको अपनी नौकरी से चुकानी पड़ सकती है। दूसरा सबक जो मुझे समझ आया वो ये है कि कानूनी प्रक्रिया सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह न्याय सुनिश्चित करने का एक कवच है। फॉर्म VI और VI का पालन न होना सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं थी, बल्कि यह न्याय के उस सिद्धांत का उल्लंघन था जो कहता है कि किसी को दोषी मानने से पहले हर नियम का पालन होना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक सबूतों को लेकर है। आरोप साबित करने के लिए शक नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सबूत चाहिए होते हैं। सांस की गंध और फैली हुई पुतलियां ये शक पैदा कर सकती हैं, लेकिन किसी को दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह से नाकाफी हैं। इस पूरे मामले ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही तो खत्म कर दी, लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल है। पूछिए। अदालत ने आपराधिक केस तो रद्द कर दिया, शमशेर बहादुर अब कानूनी तौर पर बेगुनाह है, लेकिन उस नौकरी का क्या हुआ जो इसी केस की वजह से गई थी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो आपने उठाया है, और यही इस केस का अंतिम विचार भी है। क्या मतलब? हाई कोर्ट को यह फैसला सिर्फ आपराधिक मामले को रद्द करने तक सीमित है। इसने उनकी नौकरी बहाली पर सीधे सीधे कोई आदेश नहीं दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि आपराधिक मामले में बेगुनाह साबित होने से प्रशासनिक सजा अपने आप खत्म नहीं होती? उन्हें अपनी नौकरी वापस पाने के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी? बहुत हद तक हाँ। उन्हें इस हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर अपने विभाग में फिर से आवेदन करना होगा, या जरूरत पड़ने पर सर्विस मैटर्स के लिए बने ट्रिब्यूनल या फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ओहो। आपराधिक और प्रशासनिक कार्यवाही ये दो अलग अलग दुनिया हैं। एक में बरी होने का मतलब हमेशा दूसरी में जीत नहीं होता। तो ये एक ऐसा सवाल है जो इस फैसले के दायरे से बाहर है। जी, और हमें कानून की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।